है आप सबों का इस YouTube चैनल पे। आप पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन कर लेंगे मित्रों यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो। आइए हम सब झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी करें। मित्रों मैं आप सबों के लिए संधि प्रकरण लेकर के आया हूं और बहुत ही ज़रूरी है यदि आप संस्कृत भाषा को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, यदि आप संस्कृत भाषा रखे हैं लैंग्वेज 2 में, तो मित्रों निश्चित रूप से आप संधि प्रकरण की तैयारी करके जाएंगे। यदि आप संधि प्रकरण पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो पहले आप विस्तृत रूप से पढ़ें और फिर उसके बाद आप जो है एक एक प्रश्न का जो है आंसर लें, अर्थात विकल्पात्मक प्रश्न का भी आप जो है सिद्धता करें। आइए देखते हैं क्या है संधि प्रकरण में। तो संधि प्रकरण में हम सबसे पहले बात करेंगे संधि की, ठीक है, कि संधि जो है वह कैसे बन रही है, किस प्रकार संधि का निर्माण हुआ। तो संधि में यदि देखा जाए तो यहाँ सम उपसर्ग है। मैं पहले ही बताया है आपको उपसर्गों की संख्या 22 है साथियों। उपसर्ग कितने हैं तो 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपा। तो उसी क्रम में हम देखेंगे संधि का जब निर्माण करते हैं हम, जब संधि शब्द का जब हम व्युत्पत्ति करेंगे, व्याख्या करेंगे तो सम उपसर्ग लगता है धा। धा क्या है, धातु है, ठीक है। तो सम उपसर्ग हो गया, धातु हो गया, की प्रत्यय हो गया। और इस प्रकार से जो है संधि जो है यह पुल्लिंग शब्द है। जैसे हरि हरि हरयः, वैसे ही संधि संधि संधयः, संधिम संधि संधिन। हरि की तरह जैसे इकारांत पुल्लिंग शब्द है, वैसे ही संधि जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखेंगे, करें संधि शब्द का अर्थ है मेल। बिल्कुल, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, योग अर्थात मिलना, ठीक है। मेल योग अर्थात क्या कहें इसे, मिलना। संधि अर्थात मिलना। करे वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। वर्णानाम अर्थात वर्णों का, करे परस्परम विकृति मत संधानम। ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ण होता है और जब मिलता है और मिलने के बाद वही संधि कहलाती है, वही संधि होता है। वर्णों का आपस में विकार सहित विकृति मत अर्थात विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन, ठीक है। तो वर्ण परिवर्तन यहाँ लिखा है ना, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का मतलब है वर्ण का परिवर्तन। जब मिलता है तो वर्ण का परिवर्तन होता है। इति प्लस आदि, जब मिला देंगे तो इत्यादि, ई वर्ण का क्या होगा, परिवर्तन। ई य में बदल जाएगा, ई के स्थान में य हो जाएगा। इस प्रकार दो वर्ण, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है साथियों, हिंदी में यदि कहा जाए तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ न केवल झारखंड टेट, चाहे वह बिहार स्टेट हो परीक्षा, अथवा यूपी टेट हो, अथवा उड़ीसा टेट हो, कहीं का हो, ऑल टेट्स पूरे भारतवर्ष, संधि तो हर जगह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा संधि से संबंधित। तो इसलिए इसे आप अच्छे से पढ़ें। अब इसका उदाहरण लें तो बोले जैसे रमा प्लस ईशा, तो बन गया क्या, रमेशः। रमा धन ईशः, तो क्या हो गया, रमेशः। तो रमा में ध्यान दीजिएगा आ है, मौ में आ छिपा हुआ है, तो आ और इधर ईशा का जो दीर्घ ई है, ये आ और दीर्घ ई के मिलने से क्या हुआ, इन दोनों का जब मेल हुआ तो फिर गुण हो गया। आ ई मिल करके गुण क्या है, तो अ ए ओ को गुण कहा गया। तो आ ई जब भी मिलता है तो ए हो जाता है, और जब आ उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो रमा धन ईशा तो बन गया रमेशः, है ना। तो रमा में जो आ है, ईशा का जो दीर्घ ई है, आ ई का मेल हुआ और आ ई का मेल होने से ए बन गया, बाकी इधर शाह है। अब आइए इसको मिला दीजिए, सब मिला के मिला देंगे तो रमेशः बन जाएगा। यह किस संधि का उदाहरण है, रमेशः, तो गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, स्पष्टीकरण करें। उपर्युक्त उदाहरण में रमा के जो माँ है, माँ में विद्यमान आ
तथा जो ईशा का आ है, ध्यान दीजिएगा, रमा में आ है, ईशा का जो है दीर्घ ई है, तो बोले मिलकर ए वर्ण हो गया। यही है वर्ण परिवर्तन। अभी मैंने कहा ना आपको, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना, विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन, तो वही वर्ण परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही क्या है? वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। अब एक सूत्र है संहिता, कहते हैं संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। संधि के लिए जब भी संधि होती है, किस स्थिति में संधि होती है, तो उसके लिए एक अनिवार्य तत्व को आप जाने, संहिता, इस पद को जाने। संहिता क्या है? तो उसके लिए एक सूत्र है, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना। संहिता किसे कहेंगे? दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता कहलाता है। संहिता, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो वर्ण नजदीक में नहीं होंगे, सन्निकट में जब दो वर्ण नहीं होंगे तो संधि वहाँ नहीं होगी। यदि दूर दूर में कोई वर्ण होगा तो नहीं। वही सन्निकटता जब हो जाएगी, जब संहिता संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से? परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र से हम क्या करते हैं? संहिता संज्ञा करते हैं। अर्थात जब भी दो वर्ण आपस में सामने, एक दूसरे के सामने होंगे, जब व्यक्ति सामने सामने होता है तो मिलता है। कोई व्यक्ति दूर में है, दो व्यक्ति यदि दूर दूर में है तो मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कह रहे हैं, जब दो वर्ण सामने रहेंगे अर्थात सन्निकट में रहेंगे, तो दो वर्णों का जो अत्यंत सन्निकट होगा, है ना, तो दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाएगा? संहिता। ठीक है, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। ठीक है साथियों, अब आइए हम संहिता के विषय में देखेंगे। तो संहिता के विषय में क्या देखेंगे? तो कहा गया कि ये देखिए, संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है। व्याकरण शास्त्र में साथियों एक नियम को आप निश्चित रूप से इस नियम को जाने, आप इसे याद करें, बहुत ही लाभदायक होगा। तो क्या कहे? तो कहे कि संहितेक पदे नित्या। ध्यान दीजिएगा आप सब, क्या कह रहे हैं? संहितेक पदे नित्या। इसको आप लोग रट लें। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षामपेक्षते। इस श्लोक को आप याद करेंगे। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, अनित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षामपेक्षते। तो क्या है ये? कह रहे संहिता अर्थात संधि। संधि एक पद में नित्य होती है। जब भी संधि होगी एक पद में, क्या कहे? इसीलिए संहिता एक पदे, वृद्धि करिए, संहितेक पदे। तो संधि एक पद में नित्य होती है। जैसे नय है प्लस अका है, तो क्या बन जाएगा? नायका, एक पद हो गया। तो वही कहे संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो। उसी तरह दूसरा आप उदाहरण लीजिए, पौ धन अकः बन गया पावका, एक पद हो गया। भो धन अनम भवनम, तो एक पद में नित्य होती है संहिता, संधि होती है। नेक्स्ट, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है। कहाँ कहाँ संहिता संधि कहाँ कहाँ होती है नित्य? तो कहाँ कहाँ? बोले उपसर्ग और धातु में। यहाँ आगे बोले न, नित्या धातु उपसर्गयो। धातु और उपसर्ग, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, मतलब अनिवार्य रूप से होना ही है। जैसे ही उपसर्ग होगा, जैसे नी उपसर्ग है और अवसत है। नी है क्या? उपसर्ग, और अवसत लंग लकार का है। वस धातु का लंग लकार में क्या बनता है? अवसत। तो उपसर्ग है, जहाँ उपसर्ग है, ठीक है, और धातु है, वहाँ भी जो है संधि अनिवार्य रूप से होगा। क्यों? या देखिए, जैसे नी प्लस अवसत, संधि करिए, नी में जो ई है उसको य हो गया। किस सूत्र से? इको यणचि सूत्र से यण संधि होगा। ठीक है, इको य होता है जब स्वर बाद में होता है। तो नी प्लस अवसत क्या बन गया? न्यवसत। तो ये आपको मैंने उपसर्ग वाला उदाहरण दिया, नित्या धातु उपसर्गयो। कहने का मतलब
उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, मतलब संधि नित्य होती है। उसके बाद अन्य और उदाहरण आगे देखेंगे साथियों क्रम से। नेक्स्ट है देवालय। क्या है? देवालय। तो देव प्लस आलय, ये देखिए देव प्लस आलय क्या बन गया? देवालय। उसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है कृष्णस्य अस्त्रम, समासिक विग्रह, मिला देंगे इसे तो क्या बन जाएगा? कृष्णस्यास्त्रम। या कृष्णस्य अस्त्रम को यदि समासिक विग्रह करेंगे तो कृष्ण बन गया पहले। समास में क्या होता है? समास में विभक्ति का लोप होता है। कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति ङ से लोप हो जाता है तो बचा कृष्ण, या कृष्ण हुआ और इधर अस्त्रम है। अब कृष्ण में क्या है? अ है, अस्त्रम का अ है। जब दो अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, तो क्या बन गया? कृष्णास्त्रम। नेक्स्ट है वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में हमने यह पढ़ा संहितेक पदे नित्या और नित्या धातु उपसर्गयो और नित्या समासे। फिर करें वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि वाक्य में जो है विवक्षा अधीन होती है। यदि आप कोई वाक्य बोलना चाह रहे हैं और वहाँ आपको मन कर रहा है कि मैं संधि करके नहीं बोलूं, तो कोई बात नहीं, आपके विवक्षा के अधीन है। आप चाहे वहाँ संधि कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वही बोले हैं कि वाक्य में जो है संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहें तो संधि करें या चाहें तो न करें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे रामः गच्छति वनम। राम वन को जाता है, रामः गच्छति वनम। राम में विसर्ग है, उधर गच्छति है। अब उस विसर्ग को आप यदि संधि नहीं करेंगे, वहाँ विसर्ग संधि नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रामः गच्छति वनम बोल सकते हैं, विवक्षा अधीन है। और यदि आप वहाँ संधि करना चाहेंगे तो रामो गच्छति वनम आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। रामो गच्छति वनम संधि कार्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, अत्र कः अस्ति। आप एक वाक्य बोल रहे हैं यहाँ कौन है, तो संस्कृत में बोल रहे हैं अत्र कः अस्ति, विवक्षा अधीन आपके अनुसार। आप चाहे तो संधि करें, अत्र कः अस्ति, यहाँ संधि आप नहीं किए हैं। और वही संधि करके यदि बोलेंगे अत्र कोस्ति, कह के विसर्ग को फिर आप उत्व करेंगे, वो करेंगे। और जब उत्व ओ हो जाएगा फिर पररूप संधि कर देंगे, पूर्व रूप संधि कर देंगे। ओ के बाद यदि और है तो पूर्व रूप। इस तरह कोस्ति भी कर सकते, अत्र कोस्ति संधि हुई। यहाँ कौन है संधि करके यदि आप कहें अत्र कोस्ति, और यदि आप संधि नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे ही वाक्य को सरल रूप से बोलना चाहते हैं तो अत्र कः अस्ति। द्वाविंशे एव वर्षे इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम। यहाँ पर संधि नहीं हुई है, क्या कहे कि द्वाविंशे एव वर्षे इंदुमती अधिजगाम। इंदुमती में दीर्घई है, अधिजगाम का अ है। यहाँ चाहे तो आप यण संधि कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ है। संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या है, तो कहे कि संधि जो युक्त वर्ण है उनको अलग करना। मान लीजिए कोई एक शब्द लीजिए, ठीक है, चाहे आप ले लीजिए शुद्ध्युपास्य, ठीक है। तो शुद्ध्युपास्य बोल रहे हैं, एक पद में है, उसे आप यदि संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो फिर सुधि उपास्य। दूसरा कोई और पद ले लीजिए, मध्वरी। संधि विच्छेद क्या होगा, तो मधु अरि। वही कह रहे हैं संधि युक्त वर्णों को अलग करना, जो संधि युक्त वर्ण है। जैसे धात्रंस संधि युक्त है, धात्री अंश। दूसरा ले लीजिए रमेश, संधि विच्छेद करें रमा ईशा। तो वही संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद है। संधि
अर्थात मिलना। संधि का मतलब क्या है? मिलना। और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद जब करने की बात आती है तो हम वहाँ अलग कर देते हैं वर्णों को। जैसे इति आदि अलग अलग हो गया, मेल करें तो इत्यादि। उसी प्रकार सु आगतम, मेल करिए उसको, मिलाइए तो स्वागतम। उसी प्रकार आगे गणेश, गणेश का संधि विच्छेद होगा गण ईशा, गण धन ईशा, क्या बन जाएगा? गणेश। तो गणेश यह एक पद है, एक शब्द है, ठीक है। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो गण ईशा। विद्यार्थी का विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी। तो वही इस श्लोक को हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो हमने अभी वाक्य वाला उदाहरण दिया कि वाक्य में यदि आप संधि करना चाहें तो आपके अधीन है, आप चाहें तो संधि करें, चाहे तो न करें। फिर वही बात आई आगे, अब देखेंगे कि संधि में क्या होगा। तो बोले दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। संधि की बात करेंगे, संधि मतलब एक नया वर्ण, ठीक है, एक नया वर्ण। दो वर्ण है, उसके स्थान पर एक नया वर्ण, वही दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। रवि में हर्षवई है और ईशः में दीर्घई है, दोनों वर्ण है, उनके स्थान पर एक नया वर्ण दीर्घई हो जाएगा। रवि शाह, कवि धनी सा, कवि सह, ठीक है ना। उसी तरह सूर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संधि जो है वह समास में नित्य होता है, वाक्य में विवक्षाधीन है, कर्ता के अनुसार है। संहिते का पदे नित्या, जो वर्ण यदि नज़दीक में हो तो उसे वहाँ पर निश्चित रूप से संधि की जाएगी। धातु उपसर्ग, पहले उपसर्ग है, फिर कोई धातु है, क्रिया है, जैसे अवसत है ना, नी उपसर्ग है, फिर अवसत है, तो वहाँ तो होना ही है। आप यह नहीं कहेंगे कि नी और अवसत, नहीं, वहाँ संधि करके आप बोलेंगे न्यावसत, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना संधि के विषय में कि क्या है संधि, ठीक है। संधि के विषय में हम लोगों ने कुछ देखा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण यदि कहें, सुरेंद्र हो गया, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सदा प्लस एव सदैव, वृद्धि संधि का उदाहरण। एक पूर्व परयो, यह सूत्र है, और पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। हम जब संधि करते हैं, जो पूर्व वर्ण है और जो पर वर्ण है, मान लीजिए रमा में जो आ है पूर्व में है और ईशः का ई बाद में है, ठीक है, पर वर्ण है। पूर्व और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक वर्ण होता है, एक आदेश होता है। करें कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। पूर्व और पर दोनों वर्ण के स्थान पर एक आदेश। अभी आपने क्या देखा, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, पाणिनि अष्टाध्यायी का। ध्यान दीजिएगा, जब व्याकरण की बात होगी तो हम साक्षात पाणिनि जी को स्मरण करेंगे, उनके अष्टाध्यायी को स्मरण करेंगे। अष्टाध्यायी में सूत्र है 4000 लगभग, तो 4000 सूत्रों में एक सूत्र है एक पूर्व परयोः, जो कि अष्टाध्यायी का जो है 6वां अध्याय का प्रथम पाद का 84वां सूत्र है, 84। तो करें इस, यह सूत्र क्या कहता है? कहता है पूर्व और पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। दूसरा नियम, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। दो वर्ण जैसे ही आया निकट में तो विकार कहाँ होगा? जो पूर्व वाला वर्ण है। ध्यान दीजिए, जैसे इति है ना, और इधर आदि ही है, ठीक है, इति है और आदि है। तो इति में जो ई है पूर्व वाला है, इस पूर्व वाले इकार के स्थान पर विकार हो जाएगा इति धन आदि, तो हम बोलते हैं इत्यादि। तो पूर्व वर्ण क्या है? इति का हर्ष हुई, उसके स्थान पर विकार ई को क्या हो गया? य हो गया। तो वही कह रहे हैं, जब दो वर्ण आते हैं तो दो वर्ण के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही
विकार होता है। ठीक है, तो जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। इति का जो ई है ये पूर्व है, पूर्व ई है, पूर्व वर्ण है, परवर्ण है आदि का, तो पूर्व के स्थान पर क्या होता है, विकार होता है, अर्थात परिवर्तन होता है। उसी तरह मधु धन अरि तो बन गया मध्वरि। ठीक है, आगे ने प्लस अनम बना नयनम। ने में जो ए है, अनम का आ है, पूर्व वर्ण ए है, ए के स्थान पर परिवर्तन, ए को अय आदेश हो गया, एचो यवा यावा सूत्र से, तो बन गया नयनम। ने प्लस अनम नयनम। एक स्थाने एक आदेश, एक स्थान में एक आदेश, कहते हैं एक के स्थान पर एक आदेश होगा, एक के स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। अब आइए विसर्ग संधि वाला कुछ उदाहरण देखेंगे, जानेंगे। रामः है और आगच्छति है, क्या है, रामः आगच्छति, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। तो वही कह रहे हैं संधि किस किस प्रकार का होता है। तो एक जगह कह रहे हैं कि दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप, रामः आगच्छति में बन जाएगा राम आगच्छति, विसर्ग का यहाँ क्या हो गया, लोप हो गया, यहां भी संधि हुई है, तो राम आगच्छति भी बोलेंगे तो चलेगा। दोषो अस्ति में दोषोस्ति, अकार का लोप हो गया, पूर्व रूप संधि हम करते हैं ना, ओ के बाद अ रहे तो अ के स्थान पर क्या हो जाता है, अ के स्थान पर अवग्र चिन्ह हो जाता है, दोषोस्ति, अकार का लोप हो गया। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने जाना कि किस किस स्थिति में किस किस प्रकार से संधि हो रही है। मैं आप सभी तमाम साथियों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आप ग्रामर नहीं समझ रहे हैं, यदि आप संधि को नहीं समझे अच्छे से, यदि आप समास को नहीं समझे अच्छे से, यदि आप कारक प्रकरण को नहीं समझे, तो फिर आपके पास आत्मबल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, चाहे वह सीटेट से संबंधित कोई विद्यार्थी क्यों ना हो अथवा झारखंड टेट से संबंधित क्यों ना हो। किसी भी संस्कृत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से संधि के विषय में आना ही चाहिए। प्रत्येक संधि के उदाहरण को समझना चाहिए, जानना चाहिए किस सूत्र से कौन संधि हो रही है, किससे क्या होता है, कौन क्या आदेश होता है, किस सूत्र से कैसे हुआ, इसमें कौन संधि है। विकल्पात्मक जो प्रश्न होता है वह बहुत प्रकार से होता है, तो संधियों से संबंधित प्रश्न आपको बिल्कुल परीक्षा में देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो सामान्य जो परीक्षा है, हाई लेवल नहीं, निम्न लेवल, जैसे आप प्रोफेसर लेवल में जाएंगे तो बात अलग है, वहाँ भी कहीं कहीं कुछ कठिन कठिन संधि देखने को मिलता है। यूजीसी नेट परीक्षा ले लीजिए अथवा आप जो है टेट से संबंधित लीजिए, वो झारखंड टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, अन्य टेट हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल निर्फिक्र हो जाइए और विस्तृत रूप से अच्छे से एकदम आप सीखें। वीडियो को लाइक करेंगे मित्रों, अच्छे से शेयर करेंगे, अन्य तमाम साथियों तक इसे पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे। ज्ञान को जितना बांटेंगे, जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। हम चलेंगे एक एक संधि के विषय में पढ़ेंगे। आज हम संधि प्रकरण के विषय में देखा, आज संधि के विषय में हमने चर्चा की, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे साथियों विदा लेता हूँ आज यहीं पे, इसी जगह। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। नमः संस्कृताय।